नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। इस सेशन में हमने व्याकरण के सभी टॉपिक से प्रश्न शामिल करने की कोशिश किए हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है, कौन सा संयुक्त स्वर है पूछा है। तो अ ए ऐ री। तो ए ऐ तो संयुक्त स्वर है, लेकिन री संयुक्त स्वर नहीं है, री मूल स्वर है। री क्या है? मूल स्वर। तो मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर 4 होते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ए वाला री। तो यह मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ माने बड़ा। दीर्घ माने बड़ा होता है, तो दीर्घ स्वर से ही दीर्घ संधि का निर्माण होता है। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर भी 4 होते हैं। एक होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। एक री ऐसे होता है, एक 2 बार री होता है, बड़ी री। तो ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट होता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो 2 स्वरों के मेल से बना होता है। 2 स्वरों के, जैसे ए है तो ई, ए है तो अ प्लस छोटी ई के मिलने से ए बनता है। तो ये क्या है? एक दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है। ए क्या है? एक संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसमें ए संयुक्त स्वर है, ऐ भी संयुक्त स्वर है, ओ भी संयुक्त स्वर है और औ भी संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? बड़ा ऊ पूछा है। पश्च स्वर है, पश्च विभ्र स्वर है कि अग्र विभ्र स्वर है कि अग्र समृद्ध स्वर है कि पश्च समृद्ध स्वर है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का। तो पूछा है पश्च, तो एक होता है अग्र स्वर। अग्र स्वर, तो अग्र स्वर में क्या क्या आते हैं और एक जीभ के आधार पर होता है। देखिए, ए होता है पश्च, ए होता है पश्च, ए होता है मध्य और ए होता है अग्र। अग्र स्वर के अंदर क्या आते हैं? तो छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ए और ऐ। यह क्या होते हैं? इतने 4 वर्ण अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। अग्र स्वर के अंतर्गत मध्य स्वर में सिर्फ अ मौजूद होता है। मध्य स्वर में सिर्फ अ बीच में रहता है बिना मात्रा का, और लास्ट में ऊ। बाकी सारे जितने भी स्वर बच जाते हैं इन चारों के अलावा, वह पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ऊ पूछा है, तो ऊ किस में आएंगे? पश्च स्वर में आएंगे। तो यह दोनों तो अग्र स्वर कट गया। अब पश्च स्वर ए है, पश्च स्वर ए है, तो विपरीत पूछा है कि कौन सा है? विपरीत है कि समृद्ध है? ऊ विपरीत है कि समृद्ध है? ऐसे तो पश्च स्वर तो मिल गया, ऊ पश्च स्वर है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, समृद्ध स्वर है। ऊ बोलोगे, ऊ ई ऊ बोल रहे हो तो उच्चारण करते समय आपका मुंह खुल नहीं न रहा है, बंद करके भी ऊ कर सकते हो, ई कर सकते हो। लेकिन ओ कहोगे तो विपरीत हो जाएगा, मुंह खुल जाएगा। तो समृद्ध, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऊ क्या है? एक पश्च स्वर भी है, एक समृद्ध स्वर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा है। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे।
सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, या सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें देखिए सभी एक साथ चिल्ला उठे, अल्प विराम है, इसमें नहीं है तो यह गलत हो गया। इसमें भी यहाँ पे इन्वर्टेड कामा नहीं है। इन्वर्टेड कामा मतलब हिंदी में इन्वर्टेड कामा को क्या कहते हैं? अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर भी अवतरण या उद्धरण। देखिए हम भी चलेंगे, तो यह वाक्य इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इम्पोर्टेंट वाक्य को कॉमा में करते हैं कि सभी चिल्ला उठे, रुक जाए गया, अल्प विराम हो गया, हम भी चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक की वर्तनी शुद्ध है? खिवैया है, न्यौछावर है, अनानास है कि निरपेक्ष है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अनानास सही है। अननास, अनानास सही है। न्यौछावर होता है, न्यौछावर, न्यौछावर, न्यौछावर नहीं होता है, न्यौछावर होता है। खिवैया नहीं होता है, खिवैया नहीं होता है, खवैया होता है। और निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष, निरपेक्ष रूप से, तो निरपेक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यही शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक युग्म अशुद्ध है? गलत पूछा है। धूम धड़ाका अनुकरणवाचक शब्द, जूता एक देशज शब्द है, जूता, लोटा, पगड़ी, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। औरत हिंदी शब्द है, औरत हिंदी शब्द नहीं है, तो यही गलत है। तो अशुद्ध पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो औरत किस भाषा का शब्द है? तो औरत अरबी भाषा का शब्द है। औरत क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, यह हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। और रेल तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी होगा कि कुमुदिनी होगा कि कुमुदिनी होगा कि कुमुदनी होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कुमुदिनी होगा। आप वर्तनी देख लीजिए, वर्तनी शुद्धि से जरूर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 2-4 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हथियार में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है कि गुणवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हथियार एक जातिवाचक संज्ञा है। हथियार में सभी एक समूह का बोझ या जाति का बोध करा रहा है। हथियार में सभी हथियार शामिल हो जाएंगे। वही बंदूक रहता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। और संज्ञा 5 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक और एक द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। वाक्य के संदर्भ में एक गलत है। इसमें 2 प्रधान उपवाक्य हैं। तो है, देखिए मेरा काम है पढ़ना, एक प्रधान उपवाक्य हो गया। मेरा काम है पढ़ना एक प्रधान उपवाक्य, और तुम्हारा काम है लिखना दूसरा उपवाक्य हो गया। तो यह तो सही है, लेकिन गलत पूछा है। यह संयुक्त वाक्य है, और जब जुड़ जाता है तो वाक्य ऐसे ही संयुक्त हो जाता है। तो ये भी राइट है। इनमें से एक संज्ञा उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही रहेगा? गलत है। तो इसमें एक संज्ञा उपवाक्य नहीं है, यही राइट आंसर है, यही गलत है, यही गलत है। जैसे इसमें 2 सरल वाक्य है, तो मेरा काम है पढ़ना एक सरल वाक्य, और तुम्हारा काम है लिखना दूसरा सरल वाक्य। 2 सरल वाक्य को संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़कर संयुक्त वाक्य बना देते हैं। तो और क्या है? एक समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, बोधक अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? तो निश्चयवाचक अपादान कारक, अपादान का कारक का सिंबल क्या है? तो से अपादान का है। करण का भी से के द्वारा होता है। तो करण में से के द्वारा होता है, संबंध स्थापित किया जाता है, जबकि अपादान में अलगाव स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए से है उससे क्या है? अपादान कारक है, इसमें से विभक्ति का प्रयोग किया है, जबकि उसके लिए या निमित्त बाद संप्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस किस से झगड़ा करते फिरेंगे? रेखांकित पद में क्या है? संज्ञा है कि विशेषण है कि सर्वनाम है कि प्रविशेषण है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। किस क्या है? एक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस क्या है? किस, कौन, कैसे, ये सब सर्वनाम, वह, तुम, मैं, पर, यह सब सर्वनाम के उदाहरण है। संज्ञा सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं पूछा है। उत्कृष्ट नहीं है कि निकृष्ट नहीं है कि धृति नहीं है कि विषाद नहीं है? तो उत्कृष्ट मनुष्य, निकृष्ट आदमी, धृति मतलब धृति माने क्या होता है? कठोर होता है, कठोर आदमी। तो धृति। विषाद नहीं है। विषाद दुख, सुख, दो। विषाद माने क्या होता है? दुख होता है। तो दुख, हर्ष, शोक, विषाद, ये सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। रस पूछा जाए तो ये रसों के विभाव होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से विशेषण पद है? उपासना, उद्धार, आयतालोचन, वंदना। तो वंदना भाववाचक संज्ञा है, उद्धार भी भाववाचक संज्ञा है, उपासना की जाती है। तो यह विशेषण पद नहीं है। जबकि आयतलोचन एक मृगलोचन होता है। मृगलोचन तो मृग के समान आँखें। तो मृग के समान आँखें, तो मृग के समान आँखें क्या है? तो विशेषण है कि उसकी आँखें मृग के समान है, तो विशेषता है। आयतलोचन का क्या होता है? बड़ी बड़ी आँखें। आयत माने बड़ा, बड़ी बड़ी आँखें। बड़ी बड़ी आँखें को क्या कहते हैं? आयतलोचन कहते हैं। तो यह एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जो एक व्यक्ति कोई काम खुद न करके किसी और से कराता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे दौड़ना से क्या होता है? तो एक मनुष्य मानिए दौड़ रहा है और दूसरा क्या होता है? उसको दौड़वा रहा है। उसको क्या कर रहा है? दौड़वा रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और यह क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए दौड़ाना क्या होता है? देखिए यदि दौड़ना का आकर्मक क्रिया है तो दौड़वाना क्या है? यदि दौड़ाना अकर्मक क्रिया है तो दौड़वाना क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर पूरा गांव दिखता है। इस मकान की छत के ऊपर पूरा गांव, या इस मकान की छत पर यह गांव दिखता है। इनमें से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर। इस मकान के छत के ऊपर पूरा गांव दिखता है। तो छत के ऊपर क्या है? आधार है या स्थान है। तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है इस मकान की छत के ऊपर। अगर कारक पूछे तो यह अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। आधारे अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बल प्रदायक निपात नहीं है। नहीं पूछा है। सिर्फ नहीं है, केवल नहीं है, खबरदार नहीं है, ही नहीं है। तो मुझे जाना है क्या है? एक साधारण वाक्य है। मान लीजिए मुझे जाना है, ये साधारण वाक्य है। तो यह तो जाना है साधारण वाक्य है, लेकिन उसी में लग गया मुझे ही जाना है, मतलब मेरी जगह पर कोई और नहीं जा सकता है। तो यह तो ही लग गया। तो यह तो बल प्रदायक निपात वह शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में लगकर उस वाक्य में बल प्रदान करते हैं। तो देखिए ही लग गया, मुझे ही जाना है, मतलब मेरे जगह पे दूसरा कोई और नहीं जा सकता। तो यह भी बल प्रदायक निपात है। और नहीं पूछा है तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। केवल मैं ही जाऊंगा, केवल मैं ही खाऊंगा, तो यह भी निपात है। इससे भी बल प्रदान हो रहा है। सिर्फ मुझे ही यह काम करना है या सिर्फ मेरा ही यह है, तो यह भी क्या है? निपात है, बल प्रदायक। लेकिन खबरदार क्या है? तो खबरदार एक निपात नहीं है, बल प्रदायक निपात नहीं है। ऑप्शन नंबर 15 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करता? नहीं पर विशेष फोकस कीजिए। भाषाएं, देश, ताली, बोलियां, नदियां। तो देश स्त्रीवाचक नहीं है। भाषा बोली जाती है, न कि बोला जाता है। बोलियां भी बोली जाती है, नदियां भी। लेकिन देश एक पुल्लिंग शब्द है। देश हो गया, गांव हो गया, गांव हो गया, कस्बा हो गया, गांव हो गया, कस्बा हो गया, जिला हो गया। जितने स्थान से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राज्य हो गया, राज्य भी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राउत का स्त्रीलिंग क्या होगा? रौताइन होगा कि धोबिन होगा कि रावत होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो राउत का रौताइन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। धोबी का धोबिन होगा, धोबी का धोबिन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठक गण होगा कि पाठक लोग होगा कि पाठक जन होगा कि पाठक समूह होगा? तो पाठक का बहुवचन पाठक गण होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य में काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल है कि सामान्य भूतकाल है कि सामान्य भविष्य काल है कि अपूर्ण भूतकाल है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, मतलब गाड़ियां लेकर आ नहीं गए थे, आ रहे थे। तो क्रिया तो भूतकाल की दिख रही है, तो यह भी गलत हो गया। ये भी बचा 2 ऑप्शन। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, क्रिया भूतकाल की दिख रही है, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल नहीं, सामान्य भूतकाल नहीं है, यह अपूर्ण है। वही होता कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ गए थे, तो वह क्या होता? पूर्ण भूतकाल होता। लेकिन अभी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, तो यह अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20 है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या पूर्ण भूतकाल। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सामान्य वर्तमान काल यह है कि चिड़िया चहचहाने लगती है वो आता है जिस भी शब्द के अंत में, तो वहाँ पे था, थे, थी भूतकाल, होंगे, गे, गागी भविष्य काल है वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर लिया। उपयुक्त वाक्य में करता है। प्रवीण है कि पुरस्कार है कि भाई है कि प्रवीण का भाई। तब प्रवीण का भाई ने पुरस्कार पाया है, तब करता तो प्रवीण का भाई होगा, न कि भाई होगा, पुरस्कार होगा, प्रवीण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद में कारक बताइए। रेखांकित पद क्या है? कानो सुनी। कर्ता कारक है, कर्म कारक, करण कारक कि संप्रदान कारक। तब कानों से सुनी या कानों के द्वारा सुनी। तब कान क्या है? करण है, किसी कार्य करने का साधन है। तो कान से बात सुन रही है तो कान क्या है? साधन है, साधन में करण कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? आलू है, अंग्रेज है, कैंची है कि कूली है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आलू क्या है? एक पुर्तगाली भाषा है, अंग्रेज अंग्रेजी भाषा है, कैंची एक तुर्की भाषा का शब्द है। तो आलू के पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द को देख लेते हैं। तो गमला, गमला पुर्तगाली भाषा है, गमला हो गया, तौलिया हो गया, तौलिया हो गया, अलमारी हो गया, यह सब क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? आस है, आँख है, कान है, आमलक है। फटाफट आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आमलक क्या है? आमलक माने क्या होता है? आंवला होता है। तो आंवला क्या है? एक तद्भव शब्द है। आंवला क्या है? एक तद्भव शब्द है, जबकि आमलक उसका तत्सम है। कान एक तद्भव शब्द है, जबकि उसका तत्सम शब्द क्या है? कर्ण है, कर्ण है। आँख क्या है? तद्भव है। अच्छी क्या है? उसका अच्छी उसका तत्सम शब्द है। अच्छी क्या है? उसका तत्सम शब्द है। और आस भी एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, चुल्ली के शब्द का तद्भव है? चुल्लू है, चूल्हा है, चूहा है, चावल है। तो चुल्ली का तद्भव है चूल्हा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस शब्द में उपसर्ग का योग है? अगहन है, अगरू है कि अकड़ है कि अधीर है? तो धीर शब्द में अ उपसर्ग लगा है, अ उपसर्ग लगा है, तो क्या हो गया है? अधीर हो गया है। धीर माने क्या होता है? धैर्य होता है, धैर्य होता है या धीरज होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जबकि अकड़ मूल शब्द है, अगरू भी मूल शब्द है, अगहन भी मूल शब्द है। अगहन तो हिंदी महीने का मासिक शब्द है, जैसे अगहन, पूस, माघ, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। हिंदी के महीनों का नाम है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 है, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? धूमिल माने धुंधला होता है, धुंधला का विपरीत विलोम शब्द उज्ज्वल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, तीक्ष्णा शब्द का सही विलोम है? वृषा है, तृप्ति है, मृषा है कि दिशा है?
तो तीसरा माने प्यास होता है, तीसरा माने प्यास होता है, तीसरा माने क्या होता है, प्यास होता है। और प्यास कब बुझती है, जब तृप्ति हो जाती है हमारी। तो तृष्णा का विलोम क्या होगा, तृप्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं पर विशेष फोकस कीजिएगा। अरविंद, अरविंद के साम, अरविंद के लोचन लोल कहीं, तो अरविंद भगवान विष्णु के नाम है। अरविंद मीन्स तो कमल होता है, कमल के समान भगवान विष्णु का मुख है। शतदल भी कमल होता है। और सरसीज, सर मने सरोवर, असीज मने जन्म लेने वाला, तो सरोवर में जन्म लेता है, कमल है। लेकिन अमीय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अमीय क्या है, अमृत का पर्यायवाची है शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची पीयूष भी है, पीयूष भी है, सोमरस भी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेश नहीं है कि कमलाकांत नहीं है, कमलापति नहीं है कि कमलासन नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। तो कमलापति है, कमला माने लक्ष्मी, लक्ष्मी, कमला में से क्या होता है, लक्ष्मी होता है। और लक्ष्मी के पति विष्णु, तो यह तो राइट आंसर है। कमलकांत, कमलकांत, कमल के समान पति, कांत माने पति होता है कमलेश। लेकिन कमलासन नहीं है। कमल पर आसन रखने वाले कौन है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा है कमल पर आसन रखने वाले। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो खरदूषण का नाम सुने होंगे। रामायण के राक्षस परिवार के रहने वाले थे, रावण के भाई खरदूषण। तो खर में से क्या होता है, दुष्ट होता है। खर गधा को भी कहते हैं। और खर माने तिनका होता है, लेकिन खरा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, खरा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। खरा क्या होता है, एक गुण है, गुणवाचक विशेषण है, खरा सोना। क्वेश्चन नंबर 32 है, निष्फल न होने वाला कहलाता है। निश्चित है कि सही है, सकीट है कि अमोघ है। तो अमोघ होता है जो कभी निष्फल ना हो। एक बार चल गया अमोघ अस्त्र, तो क्या होता है, वह बिना अपना कार्य किए वापस नहीं आता है। तो अमोघ क्या है, एक निष्फल न होने वाला शस्त्र है। भगवान राम नहीं छोड़ते थे, अमोघ बाण छोड़ते थे कि एक बार अपना काम करके आओ, सीधे तर्कस में फिर वापस आ जाता था वो बाण। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। लोकोक्ति है, तो लोगों में प्रसिद्ध, लोगों के द्वारा कही गई युक्ति क्या होता है, लोकोक्ति होता है। तो यह गलत हो गया। अनुमोदन, अनुमोदन आग्रह के अनुसार पर, तो जनश्रुति होगा, जनश्रुति होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लोगों द्वारा सुनी गई बातों को क्या कहते हैं, जनश्रुति कहते हैं। पांडुलिपि, पत्रों पे लिखी गई लिखावट को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। भोजपत्रों पे लिखा गया लिखावट। मदोन्मत्त का सही संधि विशेष क्या होगा। मदन धन उन्मत्त होगा कि मदोन धनमत होगा कि मद धन उन्मत्त होगा कि मधु धन उन्मत्त होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 34 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मद माने क्या होता है, अहंकार होता है। अहंकार, अहंकार या घमंड होता है। मद मीन्स क्या होता है, अहंकार या घमंड होता है। तो मदोन्मत्त, तो मद माने अहंकार और उन्मत्त माने उससे भरा हुआ। तो मदोन्मत्त का सही अर्थ क्या है, अहंकार से भरा हुआ। तो मद और उन्मत्त मिलके मदोन्मत्त बना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, अभिषेक में सही संधि बताइए। गुण संधि है कि व्यंजन संधि है कि वृद्धि संधि है कि दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ आता है दीर्घ संधि में, वो भी दूसरे अर्थ दूसरे वर्ण के आगे। गुण संधि में
ए और ओ आता है, ए और ओ का मात्रा आता है। गुण संधि में, वृद्धि संधि में दो मात्रा आता है, ऐ और औ। लेकिन ये क्या है, व्यंजन शब्द है। अभिषेक, अभिधन शेख, तो अभि क्या है, भ क्या है, एक व्यंजन है। तो जब किसी उपसर्ग या किसी अव्यय को अलग करने पर उसके सामने व्यंजन वर्ण आए तो उसमें व्यंजन संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और अव्यय और उपसर्ग से जुड़कर ही एक मूढ़ वर्ण व्यंजन संधि का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, वज्र देह में समास बताइए। बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है कि द्वंद्व है। तब वज्र के समान देह वाला या शरीर वाला, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर तत्पुरुष समास में होगा। के समान, के समान आ गया ना कारक चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। जब उसका समास का विग्रह करते समय कारक का चिन्ह दिखाई दे जाए वहाँ पे तत्पुरुष समान उत्सव होता है। देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्विगु है कि द्वंद्व है? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, देशांतर में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? बच्चे नशा करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है। नेताजी ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। इनमें से क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लक्ष्मी गई और सोफिया चली आई, तो दो सरल वाक्य जब एक अव्यय शब्द के संयोजक शब्द से जुड़ जाए वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है, न कि सरल वाक्य। तो ऑप्शन यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तमाम देश में यह बात फैल गई, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा। कई कचहरी के वकील ऐसा कहते हैं, मैं गर्म गाय का दूध पीता हूँ। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तमाम देश में यह बात फैल गई, यह शुद्ध शब्द है, जबकि ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, खग कुलकुल सा बोल रहा रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो यमक समास है। खग कुलकुल, कुलकुल जहाँ दो शब्द एक ही शब्द दो बार आए उसके अर्थ अलग अलग हो, यहाँ पे यमक से अलंकार होता है। कुल का अर्थ है समूह या झुंड, एक कुल का अर्थ है आवाज़ से। तो खग कुलकुल सा बोल रहा है, खग माने पक्षी या पक्षियों का समूह, और कुल माने कुलकुल मीन से आवाज़। क्वेश्चन नंबर 41 है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा है? हक्का बक्का रह जाना, हाथों के तोते उड़ना, भीगी बिल्ली बनना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हाथों के तोते उड़ना। अचानक घबरा जाना मतलब मेरे हाथों से तोते उड़ गए। और आश्चर्यचकित होना क्या होता है? हक्का बक्का रहना, भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपना काम स्वयं बिगाड़ लेना। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पणी या कार्यवाही विज्ञापन पत्र। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या किया जाए? माननीय महोदय, प्रिय मित्रजन, पूजनीय या प्रिय आत्मजन।
तब माननीय महोदय कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिल शरण गुप्त की नहीं है? नहीं पूछा है। जयद्रथ वध नहीं है, कि यशोधरा नहीं है, कि नील देवी नहीं है, कि साकेत नहीं है? जयद्रथ वध मैथिल शरण गुप्त का है, यशोधरा भी है, और साकेत इनका महाकाव्य है जिसमें 12 सर्ग हैं। जिसमें सर्गों की संख्या क्या है, कितनी है? तब 12 सर्ग हैं। 12 सर्ग हैं साकेत में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नील देवी। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है नील देवी। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या संपूर्णानंद? तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत पूछता तो राजा राम मोहन राय हो जाते, लेकिन हिंदी शब्द जोड़ दिया है तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लुटुकिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? वीरता है, कि हास्य है, कि श्रृंगार है, कि करुणा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, करुणा है। करुणा का भाव पूछा गया। ये प्रसिद्ध लेखक निराला जी क्या कविता है? निराला जी की कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भिक्षुक नाम की कविता से यह पंक्ति लिया गया है। भिक्षुक नामक कविता से यह पंक्ति लिया गया है। कवि क्या कहता है कि वह आता दो टूक कलेजे के कर पछताता। वह आता टुकड़े के दो कलेजे कर लाता, पछताता कि हाय मुझे भीख मांगना क्यों पड़ रहा है। दो टुकड़े उसके कलेजे के हो जाते थे जब वह भीख मांगता था। वह आता दो टूक कलेजे के कर लाता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, चल रहा लुकुटिया तेग। मतलब हाथ में डंडा लिए झुक कर पेट पीठ दोनों छसट्टाए, उसमें खाने का उनके शरीर में कुछ भी नहीं है, और ऐसे निहुर के ऐसे लाठी लेके चल रहा है और एक भीख मांगने के लिए चला जा रहा है। ना उसके अंदर कोई ताकत है ना कुछ भी है। मुट्ठी भर दाने के भूख मिटाने के लिए, मुट्ठी भर अनाज के लिए, अपने क्षुधा को तृप्त करने के लिए मुंह फटी पुरानी झोली फैलाता, मुंह से बोलता कि ओ मैया कुछ दे दे, और अपनी पुरानी झोली को फैलाता। जो टूक कलेजे के कर पछताता पथ पर आता, उसके कलेजे के दो टुकड़े हो जाते हैं। दो टुकड़े मतलब छोटे छोटे उनके वस्त्र होते हैं, और वस्त्रों को फाड़ के लाके और अपने दूसरे के सामने पछता कर और मांग रहा है अपने झोली को फैलाकर। तो ये देखिए, ये पंक्ति को पढ़ते समय हमारे सामने एक चित्र उभर रहा है, और यह चित्र करुणा से भर जाए। अगर अच्छे से कोई पढ़ ले तो वह जरूर रो देगा या करुणा से भर जाएगा। तो इसमें करुण रस विद्यमान है इस पंक्ति में। दूसरा है, वह आता दो टूक कर, ये भी उसी निराला जी के भिक्षुक कविता से लिया गया है, और पूछ रहा है कि वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक है। तो वह भिक्षुक के लिए है कि वह आता, तब भिक्षुक के जगह पे वह नामक सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। तो किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो यह भिक्षुक के लिए यह कहा गया है कि वह आता पथ पर पछताता, दो टूक कलेजे के कर।
यह भी निराला जी के उसी पंक्ति से लिया गया है कि वह आता है दो टूक कलेजे कर पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लुटुकिया तेग, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे कर लाता पछताता पथ पर आता। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाले मुख्य भाव क्या है? पेट पीठ दोनों मिलकर एक है, इसका कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसका अर्थ है कि पेट पीठ दोनों मिलकर एक। इस पंक्ति का अर्थ है कि कुछ भी भोजन न करना। वह कुछ भी भोजन नहीं किया है जिसके कारण उसका पेट पीठ में सट गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यह भी निराला जी की ही पंक्ति है, भिक्षुक नामक कविता से। तय चल रहा लुटुकिया तेज, मुट्ठी भर दाना से, मुँह फटी पुरानी झोली फैलाता, दो टूक कलेजे कर लाता पछताता पथ पर। काव्यांश में हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है, ये ऑप्शन तो गलत है। भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है या झोली में कुछ छिपाना चाहता है, ये भी गलत है। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, इसीलिए भिखारी अपना झोली फैला रहा है। तो आज के यह सेशन यहीं पे समाप्त हो गया। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आपसे ही हम हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।